वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आपके एलटी में जो एसएसटी आने वाला है उसका आई थिंक 4 टॉपिक है। इसमें उसने पूछा गया है उत्पत्ति, विस्तार, पतन और विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हम उन्हीं सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ये जो कांसा है वो आपके तांबे और टिन से मिलकर बना हुआ। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में सैंड सभ्यता का पता लगाया था। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी और राखलदास बनर्जी ने अगले ही साल 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज। इसका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं, परंतु जो इसका सही टाइम पीरियड है वो है आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी। अब वो सही इसलिए क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने यही माना है। बीसी और एडी से आप भलीभांति परिचित होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि बीसी हो गया यानी बिफोर क्राइस्ट, एडी हो गया आपके आफ्टर द क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के जन्म से बाद। तो हमने क्या माना है कि जो ईसा मसीह है उनका जन्म हुआ था 1 ईस्वी को। तो 1 ईस्वी से पहले की जो भी घटनाएं हैं वो आती हैं ईसा पूर्व की, और 1 ईस्वी के बाद की जो भी घटनाएं हैं वो आती है आपकी ईसा में। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में जब स्टार्टिंग में इसके स्थल खोजे गए तो वो मिले हड़प्पा में और फिर मोहनजोदड़ो में। इसीलिए ये जो दोनों दोनों जो आपको ये जो शहर दिख रहे हैं ये आपके सिंधु घाटी के आसपास थे, यानी सिंधु नदी के आसपास थे। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे और जगह स्थलों की खोज हुई, नए नए स्थल मिले, नई नई साइट्स मिली सभ्यता की, तो फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना इतिहासकारों को बिल्कुल बहुत ज्यादा उचित नहीं लगा। तो उन्होंने क्या करा, इसके अन्य नाम भी दे दिए। हड़प्पा सभ्यता बोला गया। कांस्य युगीन सभ्यता इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इस युग में कांसे के बने हुए चीजें हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिली है। तो कांसे का प्रयोग भरपूर मात्रा में इस युग में हुआ है, सभ्यता में हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, कांस्य युगीन सभ्यता रख दिया। और नगरीय सभ्यता इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इसके नगर खोजे गए, यानी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उनको जब खुदाई में मिले तो ये बड़े के बहुत बड़े बड़े शहर थे। ठीक है, अब ये शहर थे तो इसमें क्या था कि ये शहर है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, नगरीय सभ्यता बोला गया। और जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी अधिकांश स्थल हमें मिले, चाहे वो लोथल हो, चनहुदड़ो हो, कालीबंगा, जो भी आपकी साइड से वहां से मिले हैं, उनमें क्या है, नगरों की नगर ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, नगरीय सभ्यता बोला गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इसका नगर नियोजन। इसका जो नगर नियोजन है वो बेहद शानदार है। और नगर नियोजन है यानी जो इनकी जो सड़कें हैं वो हमेशा समकोण पर काटती हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे काटती है इनकी सारी सड़कें। फिर चाहे वो इनके हाईवेज हो, चाहे वो गलियां हो, वो सारी किस पे काट रही है, समकोण पर काट रही है। और इनका नगर नियोजन क्या है, बेहद अच्छा है। दूसरा है इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, इनकी जो जल प्रवाह नीति है वो क्या थी, बहुत ही बढ़िया थी। तो इनका ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो इतना प्रभावशाली है कि अगर आप अभी के बड़े बड़े शहरों में देखोगे, जो कि सिटी बोली जाती है, आपकी मल्टीप्लेक्स सिटी है, वहां भी आपको वो ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें जो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो ड्रेनेज सिस्टम मिला है वो बहुत ही उच्च कोटि का मिला है। तो ये 2 क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। और मोहनजोदड़ो का नाम कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मोहनजोदड़ो जो है इसका मतलब होता है कि मृतकों का टीला। क्या होता है इसका मतलब, मृतकों का टीला। अब देखो इतना विचित्र नाम क्यों दिया गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो से ढेर सारे कंकाल मिले हैं। तो कंकाल मिले हैं इसलिए से क्या बोला गया, मृतकों का टीला। तो सर्वाधिक कंकाल आपको कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक। अच्छा, पहले हम इनके स्थल देख लेते हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकागेंडोर, चनहुदड़ो, आमरी, कालीबंगन, लोथल, सुरकोटदा, बनावली, धौलावीरा, ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण साइट्स हैं। देखो इस चार्ट में आपको इसका खोजकर्ता कौन है वो भी मिल जाएगा, और ये कहाँ स्थित है वो भी है, और महत्वपूर्ण खोजें इनकी क्या क्या हुई वो। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कई बार पूछ लेते हैं विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, तो ध्यान रखना कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, यानी जो डांसिंग लेडी है या डांसिंग गर्ल है ब्रॉन्ज की, वो कहाँ से मिली, तो वो आपको मिली आपके मोहनजोदड़ो से। इसी प्रकार से पशुपति महादेव की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है वो आपके हड़प्पा से मिला है। मोहनजोदड़ो, हालांकि इनकी जो सभ्यता है उसमें सब जगह अन्नागार सब जगह लगभग मिले हैं, लेकिन बड़ा अन्नागार जो है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते। चलिए
आगे देखते हैं कि इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो शुरू में हमें केवल कितने स्थल मिले थे, 2, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन फिर धीरे धीरे जब और जगहों भी इसकी खुदाई हुई तो हमें देखने को मिला सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो इसकी उत्तरी सीमा है मांडा तक, मांडा है आपके जम्मू कश्मीर में, और आलमगीरपुर जो पूर्वी सीमा है वो बनाता है आलमगीरपुर, और दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा इसकी बनाती है दैमाबाद तक, और पश्चिमी सीमा बनाती है आपकी बलूचिस्तान। वहां तक आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। चलिए आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें कंकाल प्राप्त है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां मुख्य रूप से 4 प्रजातियां निवास करती थी। तो पहली हो गई आपकी भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड, ये भी याद रखिएगा। अब है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का साम्राज्य है उसकी जुड़वा राजधानी किसे बोला गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किसने कहा, पिगट ने कहा। ये चीज ध्यान रखिएगा। और पूछा भी जाता है कि किसे हड़प्पा साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला गया, तो किसे बोला गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है। अब देखो नगरीय योजना और इनका विन्यास। हड़प्पा सभ्यता अभी मैंने बताया था अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में क्या के इनके नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां जो है उच्च वर्ग के लोग निवास करते होंगे, पृष्ठ वगैरह, या अगर उसमें राजतंत्र होगा तो राजा वगैरह वहां निवास करते होंगे। और दुर्ग से जो नीचे है वहां सामान्यतः ईंटों से निर्मित घर थे जिनमें आपके सामान्य लोग निवास किया करते थे। और ग्रिड प्रणाली मैंने आपको बता दी है, जो सड़कें हैं वो क्या काटती थी, आपकी एक समकोण पर काटा करती थी। आगे देखते हैं। तो ये देखो ये आपके कुछ वहां से मिली हुई वस्तुएं हैं। ये कुछ खिलौने जैसे लग रहे हैं मिट्टी के। फिर देखिए ये कुछ मुहरें मिली हैं। और सिंधु घाटी सिंधु लिपि जो है उसमें आपके 400 अक्षर हैं। और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और ये जो लिपि है वो बाएं से दाईं ओर लिखी गई है। कई बार पूछ लेते हैं सिंधु लिपि कहाँ से किस ओर लिखी गई है, तो ध्यान रखना सिंधु लिपि जो है वो आपकी बाईं से दाईं ओर लिखी गई है। ठीक है। आगे देखिए ये आपकी पशुपतिनाथ की जो मुहर मिली है वो है। इसमें एक साधु, एक योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिसकी तुलना महादेव शिव से करी गई है अभी वर्तमान की। ये आपका एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। और ये आपका मोहनजोदड़ो की पिक्चर है। अब ये देखिए ये है आपकी डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज की है, डांस की मुद्रा पे है। इसके एक हाथ में आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी ये चूड़ियां देखने को मिलेंगी बिल्कुल कंधे तक। और ये है आप जो आपके प्रीस्ट हैं, एक व्यक्ति एक आदमी की मूर्ति है जिसने क्या है बुने हुए कपड़े पहने हुए हैं। देखो इसके कपड़ों में कारीगरी भी की गई है। इसने हाथ में भी कुछ पहना है बाजूबंद टाइप का, और सर पे भी इसका सेम कुछ ऐसा ही है, सर पे भी इसने पहना हुआ है। और इसकी दाढ़ी देखो काफी नीटली दिखाई गई है। तो ये पृष्ठ, ऐसा माना गया कि ये वहां उस समय क्या होंगे, पृष्ठ रहे होंगे। अब देखो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो जिसकी बात चर्चा करी जाती है, कई बार आता है बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया, तो वो पाया गया आपके मोहनजोदड़ो में। तो ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो। तो इसमें क्या था, इसमें ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई पूजा पाठ इस टाइप के कोई धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे तो उस समय यहाँ पे लोग सामूहिक रूप से स्नान करते होंगे, जैसे कि छठ पूजा में सामूहिक रूप से लोग स्नान करते हैं ना। तो उसी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता होगा तो यहाँ वो लोग सामूहिक रूप से स्नान करते होंगे। इसके अगल बगल कपड़े चेंज करने के लिए कमरे भी देखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और आपके दिमाग में आ रहा होगा, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति। देखो सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की बात करें तो व्हीलर नामक इतिहासकार का मानना है कि सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश रही होगी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे अंतर भी हमें देखने को मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो नगर योजना है, नगर नियोजन है, वो क्या है, बेहद विकसित है कंपेयर टू सुमेरियन सभ्यता। और सुमेरियन जो सभ्यता है उसमें आपके मात्र सुमेरियन सभ्यता में आपके 900 अक्षर है लिपि में, और सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है उसमें आपके 400 अक्षर पाए गए। तो काफी अंतर है। हालांकि ये दोनों समकालीन जरूर होंगी, समकालीन है, लेकिन ये सभी इतिहासकार इस मत से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में ही उपजी हुई है। ठीक है, भारत में ही इस सभ्यता का जन्म हुआ, फली फूली विकसित हुई, और फिर कुछ समय पश्चात इसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो आइए कुछ और चीजें देख लेते। देखो अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता रही है। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता है, क्योंकि जो समकालीन मिस्र में मकानों के लिए निर्माण किया जाता था उसमें शुष्क ईंटें प्रयोग की जाती थी, बल्कि और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिन ईंटों का प्रयोग हुआ है वो क्या थी, पकी हुई थी बढ़िया तरीके से। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। और जितने भी वहां घर हुआ करते थे वहां सब जगह स्नानागार होता था, आंगन होता था, लगभग हर घर में कुएं होते थे। बस कालीबंगा में बहुत से ऐसे घर देखे गए जहां कुएं नहीं होते थे। अच्छा एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि जो
आपके हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे ना, वो रोड की तरफ उनके मुंह नहीं हुआ करते थे। ठीक है, यानी जो रोड है उसके बाद क्या होगा, सीधे एक जैसे जो दरवाजा है जो रोड की तरफ खुलेगा, उसके बाद एक दीवार होती थी। ठीक है, उसके बाद दीवार होगी, फिर आंगन होगा, फिर क्या होंगे, कमरे वगैरह होंगे। और 2 मंजिला मकान भी पाए गए हैं। और कुछ स्थान जैसे कि जो लोथल है, धौलावीरा है, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ करा। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कपास की खेती का प्रारंभ कब हुआ, तो ध्यान रखना सिंधु सभ्यता में हुआ है सबसे पहले कपास की खेती। आगे देखते हैं इकोनॉमी कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो इकोनॉमी थी वो मुख्य रूप से व्यापार पर आधारित थी। उस समय के लोग व्यापारी हुआ करते थे, और हमें उस समय ढेर सारी मोहरें मिली हैं, एक समान लिपि मिली है, वजन मापन की विधियां, वजन और तोलने की वस्तुएं मिली हैं, और हमें वहां से इराक, फारस, वहां की मोहरें भी मिली है। तो इस समय पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था। उनका जो समुद्री व्यापार भी करते थे। ठीक है, और जो हड़प्पाई लोग हैं वो पत्थर, धातु, सीप और शंख का व्यापार किया करते थे। धातु की मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, और वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी उस समय। और अरब सागर के जो तट है उनके पास क्या थे, कुशल नौवाहन प्रणाली भी थी, क्योंकि आपका क्या था, समुद्र के रास्ते से भी व्यापार किया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने क्या किया था, जो उत्तरी अफगानिस्तान है वहां पर भी अपनी व्यापारिक जो बस्तियां हैं उनको स्थापित करी थी, ताकि वो मिडिल ईस्ट से क्या कर सके, अच्छे से व्यापार कर सके। और दजला फरात जो नदियां, यानी कि जो मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, वहां से भी हड़प्पा वासियों के क्या थे, वाणिज्यिक संबंध थे, क्योंकि वहां की भी क्या मिले हैं, वहां की मुहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय। तो इससे हमें पता चलता है उस समय उनका क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध। आगे देखते हैं, तो टेराकोटा की लघु मूर्तियां पाई गई हैं, जिसमें एक महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस समय पता चलता है कि वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, और उर्वरता, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, उसकी पूजा करते थे। जैसे ही मिस्र में लोग किसकी पूजा करते हैं, नील नदी की पूजा करते हैं, उनको देवी के रूप में मानते हैं, क्योंकि नील नदी क्या करेगी, वहां सबको पानी देती है, उसी से उपज होगी, तो वो क्या है, देवी की तरह। और पुरुष देवता के रूप में 3 श्रृंगी चित्र पाए गए, जिस पर योगी क्या है, मुद्रा पर, योगी की मुद्रा में बैठा हुआ भी देखा था हमने पिक्चर, जिसको पशुपति नाथ से आइडेंटिफाई किया गया है। आगे देखते हैं, तो इस समय जो आपकी लिंग पूजा है उसका भी प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष, पशु, सबकी पूजा किया करते थे। और ये लोग जादू टोने पे भी विश्वास करते थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो ताबीज हैं वो मिले हैं हमें इसकी खुदाई में। ठीक, अच्छा, एक चीज और है कि ये अपनी अंत्योष्टि, अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार की क्या प्रथा रही होगी इस समय। तो जो अंतिम संस्कार करने की प्रथा थी उसमें 3 प्रकार के शवाधान पाए गए हैं। एक तो है आपका पूर्ण शवाधान, और दूसरा है आपका कलश शवाधान, और तीसरा है आपका आंशिक शवाधान। देखो ये लोग क्या करते थे, अधिकतर जो आपके जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसे दफना दिया जाता था। तो या तो उसे पूर्ण रूप से दफना देते थे, और या उसको पहले जलाते थे, जो मृत शरीर है उसको जलाया जाता था। उसके बाद जो उसकी हड्डियां होती थी उसे क्या किया जाता था, कलश में रख के उसे दफना दिया जाता था। और हमने ये देखा है कि जहां जहां उनकी बॉडीज को दफनाया गया है, कई हमें ऐसे भी शव मिले हैं जिनके पास जरूरत की चीजों को भी उसके साथ दफनाया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे कि मृत्यु के बाद जो वो व्यक्ति है वो किसी और दुनिया में जाएगा, तो वहां भी उसे क्या होगी, जरूरी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो जरूरी उपयोग की चीजें होती थी उन्हें क्या किया जाता था, उसके उसी व्यक्ति के साथ, जिस जो मृत हो गया है उसके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और अच्छा, एक चीज और करते थे ये लोग, ये क्या करते थे कि जो शव है उसको ये ऐसे जानवरों के सामने छोड़ देते थे, तो जानवर क्या करते थे, उसको खा लेते थे शव को, और जो बाकी जो उसकी हड्डियां बचती थी उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार कई तरीके के इनके यहाँ शवाधान प्रचलित थे। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर कई सारे जो इतिहासकार हैं उनके मत क्या है, अलग अलग हैं। कुछ का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो जो आर्य है वो आए उनके कारण हुआ। आर्यों ने उन पर हमला कर दिया और बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ, जिस कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विनाश हो गया। लेकिन किसी भी बहुत बड़े युद्ध के हमें वहां भी लक्षण नहीं मिले हैं, ना ही हमें कोई हथियार मिले हैं, ना हथियार जैसी कोई भी चीजें हमें उस समय नहीं मिली है, ना हमें कोई ऐसे शव मिले हैं जिसे देख के ये लगा हो कि हाँ वो युद्ध में मारे गए हैं। कुछ शव मिले भी हैं तो वो ऐसे हैं कि उनकी जो चोटें हैं वो पहले ठीक हो गई, यानी मृत्यु और उनकी चोट लगने के समय में क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आर्यों ने आक्रमण किया और पूरी की पूरी इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसको समाप्त कर दिया। फिर देखो कुछ का कहना है
कि जो सभ्यता का पतन हुआ वो प्रकृति जन्य था, यानी भूकंप, भूस्खलन, इन सब के कारण क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे करके विनाश हो गया। और कुछ का ये भी कहना है कि जो नदियां हैं उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया, तो जिससे उस स्थानों में क्या हुआ, खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में कमी आ गई, तो जिस कारण वहां के जो लोग हैं वो दूसरी जगह पलायित हो गए, पलायन हो गया उनका। और जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बहुत धीरे धीरे हुआ है, एकदम से उसका पतन नहीं हुआ ऐसा माना गया है। अब देखो, अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग इसमें अपने मत दिए हैं, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मत किस इतिहासकार ने दिया है, या किस इतिहासकार का कार के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का क्या रीजन है, तो हम वो सब देख लें। तो ऑरेल स्टीन और अमलानंद घोष कहते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। भूतत्व वैज्ञानिक एम आर साहनी का कहना है कि सैंधव नगरों का विनाश जो है वो भारी जल प्लावन के कारण हुआ, यानी जल पानी भर गया नदियों का, तो उसके बाद क्या, दलदली भूमि हो गई, दलदली भूमि के कारण उसमें खेती नहीं हो पाई, तो लोग वहां से माइग्रेट कर गए। और के युआर जो कैनेडी हैं वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर कंकाल हैं उनसे उनका जब उन्होंने परीक्षण किया तो उसके निष्कर्ष के आधार पर वो ये कहते हैं कि सैंधव निवासी जो है वो मलेरिया, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए, और इस प्रकार इस संपूर्ण सभ्यता का विनाश हो गया। और एक रूसी विद्वान है आपके एम दिमित्रेव, तो वो कहते हैं कि सैंधव जो सभ्यता है उसका विनाश पर्यावरण में अचानक होने वाले भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण हुआ, यानी एक भौतिक रासायनिक विस्फोट हुआ जिस कारण क्या हुआ, जो उस समय जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विनाश हो गया। और मोहनजोदड़ो से नरकंकाल जो प्राप्त हुए हैं और वहां से जो पाषाण अवशेष मिले हैं, वो उनको देख के ऐसा लगता भी है कि वो क्या हो गए, बहुत एक बड़े विस्फोट यानी बहुत बड़ी जो गर्मी है उसके कारण वो पिघल गए। खैर, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने में समर्थ होंगे और ज्यादा उत्खनन किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत आर्कियोलॉजी में इसमें अभी बहुत काम बाकी है, कई ऐसे स्थल हैं या कई जगह खुदाई अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, तो जब वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको और हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का, उसके उत्थान का और काफी नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानने का मौका मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए LTSST का कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।